हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य बनाया गया। 1929 से पहले अगर हम कांग्रेस पर चर्चा करें तो कांग्रेस का एक उद्देश्य था स्वराज्य को हासिल करना, लेकिन वहाँ पर स्वराज्य को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था, यानी स्वराज्य को पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था कि आखिर हम किस प्रकार का स्वराज्य चाहते हैं। अगर इनकी मांगों पर हम विचार करें तो ये कहते थे कि हम अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही स्वशासन चाहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि जो 1929 है, 1929 से पहले कांग्रेस स्वशासन चाहती है, स्वराज्य चाहती है, वो अंग्रेजी सत्ता के अधीन चाहती है, यानी पूरी तरीके से स्वतंत्रता की बात नहीं करती है। लेकिन 1929 में एक नया संकल्प पारित किया गया कांग्रेस का कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे, यानी पूरी स्वतंत्रता हमें चाहिए। तो 1929 का ये जो लाहौर अधिवेशन है, यह एक बहुत बड़ा विभाजक है। इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि यहाँ से रणनीति पूरी तरीके से बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि इसके पहले की मांगें अगर कांग्रेस की अंग्रेज मान भी लेते, भारत को स्वराज्य दे देते, स्वशासन प्रदान कर देते, फिर भी हुकूमत जो अंतिम रूप से है वो ब्रिटिशर्स की ही रहती। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हम पूरी तरीके से मुक्ति चाहते हैं, एक स्वतंत्र भारत को बनाना चाहते हैं, यानी हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए। तो लाहौर पे डिस्कस करेंगे लाहौर अधिवेशन। देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, 1929 कांग्रेस का हर वर्ष एक अधिवेशन होता था। तो इस बार जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर में हुआ, इसलिए इसे लाहौर अधिवेशन कहा गया। इसको कहा जाता है महान विभाजक। ये अधिवेशन महान विभाजक है क्योंकि यहाँ से विचारधारा पूरी तरीके से बदल गई। अगर हम 1929 से पूर्व में बात करें, इसके पहले क्या था? तो इसके पहले जो कांग्रेस की मांग थी वो थी स्वराज्य। वो स्वराज्य की मांग करते थे, यानी आप कह सकते हैं कि स्वशासन की मांग करते थे। स्वशासन, स्वराज्य कह लें या स्वशासन कह लें, यही कांग्रेस की मांगे रही थी। लेकिन यहाँ पर स्वराज्य को स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार का स्वराज्य। हम पूरी तरीके से स्वराज्य चाहते हैं, यानी अंग्रेज भारत से चले जाएं, अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो जाए, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि अंग्रेज टॉप पे बने रहें और हम अपना पूरा स्वतंत्रता से अपनी देश का शासन चलाएं। तो यहाँ पर जो मांगे हैं इनकी, उनसे पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वशासन अंग्रेजी सत्ता के अधीन ही था, अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत, अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत ही स्वराज या स्वशासन चाहिए था 1929 से पूर्व तक। और इसके पीछे एक अधिवेशन हुआ था 1928 में, जिसमें हमने बात की थी नेहरू रिपोर्ट की। तो नेहरू रिपोर्ट में आपने देखा कि कांग्रेस ने स्पष्ट तौर से क्या मांग की थी कि भारत को एक अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए, यानी डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही ये होता है कि एक बड़े राज्य के अंतर्गत ही एक छोटा राज्य, जिस पर अंतिम रूप से सत्ता बड़े राज्य की ही कायम रहेगी, यानी अंग्रेजों की कायम रहेगी, लेकिन वो राज्य एक हिसाब से स्वायत्त होगा अपने निर्णय लेने के लिए और वो स्वतंत्र भी होगा। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड वगैरह थे, वैसा ही डोमिनियन स्टेट की मांग 1928 में की गई थी। और वहीं पर समय दिया था महात्मा गांधी ने 1 वर्ष का। जब देखा कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस पर जो है राजी नहीं थे, उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज्य चाहिए, तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर थोड़ा सा समझौता कराया और 1 वर्ष, वैसे तो 2 वर्ष देना चाह रहे थे लेकिन ज़्यादा दबाव था, इसलिए अंग्रेज़ों को 1 वर्ष का समय महात्मा गांधी ने दिया कि अगर 1929 तक
डोमिनियन स्टेटस का ही हमको दे दे दर्जा, डोमिनियन राज्य बना दे। अगर अंग्रेज इतने पर राजी हो जाते हैं तो ठीक है, फिलहाल हम डोमिनियन स्टेट हमें स्वीकार्य है। लेकिन अगर 1929 तक, दिसंबर तक, जो हमारा अगला लाहौर में अधिवेशन होने वाला है, वहाँ तक ये डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं देते हैं तो फिर हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर बात नहीं करेंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। तो हुआ क्या, नेहरू रिपोर्ट के किसी बिंदु पर तो इरविन ने विचार ही नहीं किया, कोई विचार नहीं किया गया सरकार की तरफ से। तो फिर जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, तो यहाँ से कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदल लिया। तो यहाँ पर अब कांग्रेस का क्या लक्ष्य हो गया, कांग्रेस का लक्ष्य हो गया पूर्ण स्वराज। यहां से पूर्ण स्वराज की बातें की जाने लगी, पूरी तरीके से स्वतंत्र भारत की बात। तो इसीलिए जो ये लाहौर अधिवेशन है वो एक पड़ाव है। अब हम बात करते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने वादा किया था। तो जो 1928 का, यानी इसके पहले का अधिवेशन, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन अध्यक्ष है, क्या है। 1928 कलकत्ता, इसके एक वर्ष पूर्व की चर्चा करना जरूरी है ताकि आप लाहौर अधिवेशन को समझ सकें। तो 1928 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और यहाँ पर कौन अध्यक्ष था, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और यहीं पर जो है नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, पहले नेहरू रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी, और इस पे विवाद हो गया था डोमिनियन स्टेटस को लेकर के। और यहीं पर जो है एक नई पार्टी का गठन कर दिया सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो ये नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते हैं, डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि जो अंग्रेजों का पूरा साम्राज्य है हम उसके अंतर्गत ही रहेंगे। जैसे आज वर्तमान में आप राष्ट्रमंडल देखते हैं, तो राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो हैं वो वे देश हैं जो कभी न कभी जो है ब्रिटेन के जो सत्ता के अधीन रहे थे, उनके गुलाम रहे थे। उसमें एक दो कंट्रीज को छोड़ करके बाकी सभी जो हैं वो उन्हीं के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और भारत ने भी राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो है स्वीकार की थी, हालांकि उसमें उसका अपना एक अलग तर्क है कि हम किसी को सर्वोपरि सत्ता पर नहीं मानते हैं। भारत एक जो है संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब होता है हमारे ऊपर ऐसा कोई नहीं है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सके, हम अंतिम रूप से अपने देश के मालिक हैं। तो डोमिनियन स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। डोमिनियन जो स्टेट होते हैं उनमें अंतिम सत्ता किसी अन्य के पास होती है। तो यही भारत के लोग इस पर भी राजी थे कि अगर इतना भी कर देते हो आप तो हम तैयार हैं। तो नेहरू रिपोर्ट में इतना मांगा गया, और इस पर आपने देखा कि इस बात पर जो है दो लोग राजी नहीं थे। कौन कौन नहीं राजी था इस पे, जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ये जो है इस डोमिनियन स्टेट्स पर राजी नहीं थे, ये असंतुष्ट थे इस बात से। इनका मानना था कि हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए पूर्ण स्वराज्य। अब डोमिनियन पे हम राजी नहीं होंगे। जब बात बिगड़ गई कलकत्ता के अधिवेशन में, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बना ली। इन्होंने कहा अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम एक नया दल बना लें, और इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी। अब मामला बिगड़ गया। ये सब युवा नेता थे, नए नए, इनके जो है अनुसरण में चलने वाले इनके फॉलोअर्स, बहुत से युवा लोग जो है इन्हीं को अनुसरित करते थे। तो गांधी जी ने तुरंत यहाँ पर एक्शन लिया। गांधी जी ने समझौता कराया इनका आपस में, और कांग्रेस और इनके बीच में, कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, मोतीलाल नेहरू की बात भी सही है, हम डोमिनियन स्टेट्स को ही रखते हैं अंग्रेज़ों के सामने। गांधी जी भी बहुत दूरदर्शी थे, उनको पता था कि अंग्रेज ये मानने वाले कुछ भी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1928 चल रहा है, दिसंबर के महीने में ही अधिवेशन होता था, तो इन्होंने कहा कि चलिए 2 साल का समय देते हैं,
अंग्रेज़ों को, और अगर 2 साल में वो इस डोमिनियन स्टेटस पे ही राजी हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो आगे हम फिर पूर्ण स्वराज्य मांगेंगे, कहेंगे उससे कम पे हम राजी नहीं है। लेकिन बहुत दबाव के चलते फिर 1 वर्ष पे बात बनी और कहा गया कि 1 वर्ष में अगर डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं मिलता है तो फिर हम पूर्ण स्वराज्य पे आ जाएंगे, फिर इससे कम कुछ नहीं लेंगे। तो ये जो विवाद हो गया, तो यहाँ पर गांधी जी ने मध्यस्थता की। क्या कहा कि 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष का समय सरकार को देंगे। सरकार को दिया किस बात के लिए? डोमिनियन स्टेट्स के लिए, डोमिनियन स्टेटस दे दे। और यदि नहीं होता है, अगर 1 वर्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम अगले वर्ष दिसंबर 1929 जो लाहौर में अधिवेशन होगा, पिछले ही अधिवेशन में तय हो जाता था ना कि अगला अधिवेशन कहाँ होगा, तो इन्होंने कहा दिसंबर 1929 लाहौर में हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज्य की मांग रखेंगे। फिर हम पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य बना दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर इतना हो गया था कलकत्ता में, इसको आप पढ़ भी चुके थे और ये जरूरी भी है चर्चा करना। तो फिर जवाहरलाल नेहरू की बात को आगे स्वीकार किया गया 1929 में और पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो यहाँ पर अध्यक्ष बनाने के लिए 2 नाम प्रस्तावित किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे यहाँ पर, लेकिन पहले आप समझें कि किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। तो अभी तक 1929 तक महात्मा गांधी पुनः जो है सक्रिय रूप से राजनीति में आ गए हैं। आपने देखा था कि 1924 में जब महात्मा गांधी जेल से छूट करके आए थे, चौरी चौरा कांड के बाद में पकड़ लिए गए थे, फिर छूट करके आए 1924 में। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। और उसके पहले ही महात्मा गांधी जो है रचनात्मक कार्यों की तरफ बढ़ चुके थे, चरखा, खादी और इन सब चीज़ों की तरफ उनका रुझान बढ़ गया था। तो महात्मा गांधी 1924 से लेकर के और 1928 तक, जब तक साइमन नहीं आया तब तक जो है निष्क्रिय रूप से रहे, सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। उन्होंने कहा भी था, हमने पीछे आपको पढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि जो ये स्वराज्य पार्टी वाले लोग इलेक्शन लड़ करके ये सब करना चाहते हैं तो इनको हम थोड़ा समय देंगे, और वो अपना रचनात्मक कार्यों में लगे रहे थे। अगर आपको स्वराज्य पार्टी वाली क्लास याद है तो आप उसमें देखिएगा कि गांधी जी ने कहा कि अब हम थोड़ा सक्रिय राजनीति से अलग रहेंगे। और आपने उसके बाद देखा कि गांधी जी की चर्चा बहुत कम है और क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन सब का जो कार्य है, काकोरी कांड, कहीं दिल्ली षड्यंत्र हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा चर्चा में रहा। महात्मा गांधी थोड़ा किनारे रहे। लेकिन जब साइमन आया 1928 में, तब से महात्मा गांधी फिर सक्रिय हो गए और उसके बाद में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने ये समझौता कराया और फिर से महात्मा गांधी एक्शन में आ गए। और इन्होंने देख लिया कि देश की जनता साइमन कमीशन का जितने जोर शोर से विरोध कर रही है, इसका मतलब है कि फिर से लोहा गर्म है और चोट करने का समय आ गया है, एक नए आंदोलन की ज़रूरत है देश को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का माहौल बनने लगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी पॉपुलर तो थे ही, तो यहाँ पर 1929 में पहले ही वादा किया गया था पूर्ण स्वराज्य का, तो लोगों ने प्रस्ताव रख दिया कि महात्मा गांधी को ही यहाँ अध्यक्ष बना दो और वही जो है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास कराएं और अध्यक्ष बने यहाँ पर। अगर महात्मा गांधी किसी वजह से नहीं बनते हैं तो एक दूसरे व्यक्ति का भी नाम रखा जाता था ऑप्शन में, तो नाम रखा गया सरदार पटेल जी का। सरदार पटेल जी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 1928 में सरदार पटेल भी बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, क्योंकि बरदौली में सरदार पटेल की जो नेतृत्व में एक बरदौली सत्याग्रह किया गया था किसानों के लगान को लेकर, उस पर हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा में। तो इस वजह से वो सफल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले बरदौली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था बरदौली में। बरदौली कहाँ है? गुजरात में है, सूरत में। तो वो सफल रहा था। तो एक प्रकार से गांधी जी को फिर से लगा कि सत्याग्रह के दम पर हम फिर से जो है एक लड़ाई जीती और
बरदौली सत्याग्रह और हमने सफलता प्राप्त की, तो इसका अर्थ है कि अब भी जो है सत्याग्रह और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम बड़े से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इस चीज़ ने उन्हें ये भरोसा बढ़ाया, आत्मबल बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा आंदोलन करने के विचार कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर गांधी जी को और पटेल जी को दोनों लोगों को ऑफर किया गया कि अध्यक्ष आप बने। महात्मा गांधी ने कहा नहीं नहीं, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और पटेल जी से भी कहा आप भी अध्यक्ष न बनिए, हम अध्यक्ष बनाएंगे किसी एक युवा को। क्या वजह थी? वजह ये थी कि चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इस तरह के जो युवा उसमें थे, इनका जो है बहुत चर्चा था। आपने देखा 24, 25, 26, 27, 28 में 1928 तक, 29, 30 तक ये सब युवाओं का ही बोलबाला था। तो इन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया था। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना अब किसी युवा को जो है अध्यक्षता दी जाए, और उस समय जवाहरलाल नेहरू जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम अपना जो अध्यक्षता है वो नहीं लेंगे, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन था? ये जो 1929 का अधिवेशन है, तो यहाँ पर अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। एक वर्ष पहले ही इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इस वर्ष अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। और सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए किसको नामित किया गया था? तो नामित किया गया था महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे कि महात्मा गांधी, और इनके बाद दूसरा नंबर किसका था? पटेल जी, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अच्छा, सरदार पटेल, सरदार जो उपाधि है पटेल जी को जो दी गई, वो बरदौली की महिलाओं ने दी थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हालांकि इस बरदौली सत्याग्रह पर हम डिस्कस करेंगे आगे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया था, अपना नाम वापस ले लिया था। तब जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो इतना सिनेरियो आपने समझ लिया कि 1928 में ही पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, जिसको 1929 में अपना लक्ष्य घोषित किया गया। अब लाहौर अधिवेशन में क्या क्या किया गया, ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी जाता है। तो जो जो चीज़ें की गई उन पे कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहला कार्य तो हमने आपको बता ही दिया है कि स्वराज्य की जगह पर पूर्ण स्वराज्य आ गया लक्ष्य के रूप में। और भी कुछ कार्य किए गए थे जो उल्लेखनीय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो उस पर आप देखें उसमें क्या क्या है। लाहौर अधिवेशन कुछ भी आप रटने की कोशिश ना करें। 1929 अगर आप सारा सिनेरियो समझते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन जब वहाँ सामने आएगा आपके, तो निश्चित तौर से मनुष्य मस्तिष्क जो होता है वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी रिकॉल कर लेता है जो चीज़ें समझी हुई होती हैं, और जो चीज़ें रटी हुई होती हैं उनको रिकॉल यानी याद नहीं कर पाता है मौके पर। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर आप इसको 1, 2, 3 बार रिवाइज कर लेंगे, इन क्लासेस को पढ़ लेंगे नोट्स से, तो कभी भी आपके सामने घटनाएं आएंगी, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, भले ही एग्जैक्ट आंसर आपको पता न हो, लेकिन आप सही उत्तर देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास समझ इतनी आ चुकी होगी कि आपको निश्चित लगने लगेगा कि कौन सा उत्तर इसमें गलत है, और आप जब गलत उत्तर निकाल देंगे तो सही उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो ये चीज़ होता है कंसेप्चुअल पढ़ने से। तो लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया, देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्य किया गया पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया, कांग्रेस का लक्ष्य। अब यहाँ कहा गया कि हम जो भी आगे आंदोलन करेंगे उसमें हमारा लक्ष्य रहेगा पूर्ण स्वराज्य। और यहीं पर कहा गया कि अब हम आज़ाद हैं, अब हम स्वाधीन हैं, अब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हर वर्ष। और कहा गया कि 26 जनवरी का दिन जो है वो स्वाधीनता दिवस के रूप में तय किया जाएगा। उस दिन हम जो है अपना तिरंगा झंडा फहराएंगे
और देश में स्वतंत्रता मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यहीं पर इसी लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में और हर वर्ष मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय किया गया 26 जनवरी को। देखिए 26 जनवरी को अब स्वतंत्रता दिवस नहीं होता है, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने की डेट हमने नहीं निर्धारित की थी। स्वतंत्रता मिलने की डेट अंग्रेजों ने निर्धारित की थी 15 अगस्त। पहले उन्होंने आगे का समय दिया था, फिर उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ही दे देंगे। वो सब डिस्कस करेंगे आगे। ये 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये लाहौर अधिवेशन में कहा गया था। हालांकि वर्तमान में हमारे यहाँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन देश आज़ाद हुआ। लेकिन 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। तो क्या ये 26 की वजह से मनाया जाता है? तो यहाँ से क्या कनेक्शन है उसका, ये प्रश्न आपसे बनेगा आगे चल करके कि इस 26 जनवरी तारीख का क्या गणतंत्र दिवस से कोई संबंध है? तो बिल्कुल है। जब भारत का संविधान लागू करने की बात आई, आप जब संविधान पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे संविधान तो किसी और डेट में अंगीकार किया गया था, यानी स्वीकृत किया गया था, लेकिन उसको लागू करने के लिए थोड़े दिन के आगे की डेट रखी गई और रखी गई 26 जनवरी। तो वो क्यों रखी गई थी 26 जनवरी? क्योंकि उन्होंने कहा कि 1929 में हमने डिसाइड किया था 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो भले ही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हो गया है, लेकिन हम अपना संविधान अब 26 जनवरी को लागू करेंगे, और इसीलिए 26 जनवरी को जो है संविधान लागू किया गया और तब से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये 26 तारीख यहीं से ली गई थी जानबूझ करके। तो ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पहला कब मनाया गया? तो ये अधिवेशन कब हो रहा था? 1929 में। और किस महीने में हो रहा था? दिसंबर में। इसका मतलब है अगली 26 तारीख 1930 में पड़ेगी। तो ये जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया पहली बार। पूरे देश में तिरंगा झंडा लहराया गया और सब कुछ किया गया, बहुत कुछ धूमधाम से पूरे देश में इसको मनाया गया कांग्रेस के द्वारा। और यहाँ पर तिरंगा झंडा भी फहराया गया। तिरंगा झंडा, देखिए कांग्रेस तिरंगा झंडा को एक राष्ट्रीय झंडा के रूप में ला चुकी थी सामने 1921 से ही। थोड़ा इस पे बात करें। ये जो तिरंगा झंडा फहराया गया, इस पे थोड़ा सा देखें। ये तिरंगा झंडा किस प्रकार का था? इसमें 3 पट्टियां थी। ये 1929 की बात की जा रही, जब ये अधिवेशन हुआ तब ये झंडा आया। 1921 से तिरंगा को झंडा बनाया गया था, राष्ट्रीय झंडा। ये वो झंडा नहीं है जो वर्तमान में आपके पास है, जिसमें चक्र बना हुआ है बीच में। अभी इसमें चरखा बना होता था पहले बीच में, और ये राष्ट्रीय झंडा कांग्रेस के द्वारा 1921 से लागू किया गया था। तो पहले 1921 वाले पे बात कर लें हम। तो देखिए 1921 में जो झंडा था, 1921 में यहाँ पर जो देश का झंडा बनाया गया था वो भी तिरंगा था, वो भी तिरंगा ही था। लेकिन उसमें कैसे कलर थे? उसमें जो है सबसे नीचे लाल कलर रखा गया था, सबसे नीचे लाल कलर रखा गया था, और कहा गया था कि लाल जो है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है। हिंदू सबसे ज़्यादा हैं भारत में, इसीलिए ये मजबूत आधार, चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है तो ये मजबूत आधार बनाते हैं, इसीलिए लाल नीचे रखा जाएगा। हम आधार का काम करेंगे। और इसके बाद में मुस्लिम जो है वो हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पट्टी रखी गई थी हरी। कैसी थी? हरी पट्टी। कहा मुस्लिम इसके बाद में है, तो ये हमारे ऊपर ये पट्टी रहेगी। और इसके बाद जो अन्य धर्म बचते हैं, सिख, ईसाई या जो भी अन्य हैं, उन सब के लिए सबसे ऊपर रखी गई थी सफ़ेद। ये 1921 से चल रहा था। और यहाँ बीच में जो है वो चरखा बनाया गया था।
यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था चरखा। तो इस तरह से ये झंडा 1921 में लहराया गया था। 1921 से राष्ट्रीय झंडे के रूप में इसी को माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है सिख समुदाय ने इस पे ऑब्जेक्शन किया हुआ था और वो बराबर इसका विरोध कर रहे थे कि इसमें हमारे लिए कोई रंग ही नहीं है। कांग्रेस का तर्क था कि चूंकि सिख जो हैं वो हिंदू धर्म के ही अंतर्गत आते हैं, इसीलिए जो लाल कलर है उसी में आपका भी है। लेकिन सिख इस पे राजी नहीं थे। उनका मानना था कि इसमें हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। तो जब ये झंडा यहाँ पर लाहौर में फहराने की बात आई तो इस झंडा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, और वो परिवर्तन क्या था, जो लगभग आज के झंडा के स्वरूप में आ गया। तो वहाँ पर क्या किया गया, ये जो लाल कलर था जो नीचे था इसको केसरिया में बदल दिया गया। और चूंकि केसरिया जो है वो सिख से संबंधित कलर है, केसरिया पगड़ी जो है बांधी जाती थी, तो उन्होंने कहा केसरिया आपसे संबंधित है, तो केसरिया ऊपर ले लिया गया। यहाँ पर आ गया केसरिया। देखिए इसके अर्थ भी बदल दिए गए। केसरिया कलर का अर्थ अब हिंदू धर्म से नहीं लिया गया, यहाँ पर केसरिया को जो है अन्य अर्थ दे दिए गए। ये मैं आपसे प्रश्न रख रहा हूँ, कमेंट करके बताएं कि जो अब कलर यहाँ पर तिरंगे में आपको केसरिया, हरा और सफ़ेद दिखाया जाता है, उन कलर का अर्थ क्या है। पहले यहाँ पर धर्म से बताया गया था कि हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्म हैं इसमें। अब यहाँ पर जो केसरिया रखा गया इसमें सिख भी संतुष्ट हो गए, हिंदू भी संतुष्ट हो गए। अब इसके अर्थ भी बदल दिए गए कि केसरिया का मतलब क्या है। आप बताएं केसरिया का क्या अर्थ है। और इसके बाद जो कलर रखा गया वो रखा गया सफ़ेद बीच में। अब बीच में सफ़ेद कर दिया गया और इसका भी मायने बदल दिया गया। और सबसे नीचे जो है यहाँ पर कलर रख दिया गया हरा। अब ये प्रारूप बनाया गया और बीच में वही जो है चरखा ही है, अब भी चरखा। तो ये तिरंगा झंडा जो है वो फहराया गया था। और इनके क्या अर्थ हैं वो आप बताएं। और चक्र वाला जो झंडा है वो बाद में स्वीकार किया जाएगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो तिरंगा झंडा यहाँ पर फहराया गया। तो पूर्ण स्वराज्य हो गया, स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई, वो पहला 26 जनवरी को मनाया भी गया। तिरंगा झंडा फहराया गया वहीं पर रावी नदी के तट पर। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी अच्छा किसने रखा था ये भी पूछा जाता है। तो ये प्रस्ताव जो है गांधी जी ने स्वयं रखा था। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था इस चीज़ का, पूर्ण स्वराज का, क्योंकि इन्होंने कहा था हम पास कराएंगे इसको, प्रस्ताव रखा। और क्या किया गया, तो जब इतना सब कुछ हो रहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने एक और प्रस्ताव रखा। इन्होंने कहा जब हम स्वतंत्रता की बात कर ही रहे हैं, हमारा झंडा भी है, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी बात की है, तो क्यों ना हम एक सरकार भी बना लें और एक समांतर सरकार, जैसे एक अंग्रेज़ों की सरकार है वैसे एक समांतर सरकार भी हम गठित कर लें। आप देखेंगे कि जो 1942 का आंदोलन जब होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें बहुत सारी समांतर सरकारें जो हैं वो गठित की जाएंगी। लेकिन इस बात पर गांधी जी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, अभी समांतर सरकार बनाने का वक्त नहीं आया है, देश इसके लिए तैयार नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि लाहौर अधिवेशन में समांतर सरकार बनाने की बात किसने रखी थी। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का नाम आप याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा कि समांतर सरकार बनाई जाए, एक पैरेलल अंग्रेजों के सरकार बना ली जाए, समांतर सरकार का प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव जो है अस्वीकृत हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस भी मान गए इस पे, कहा ठीक है चलिए जब समय उचित आएगा तब बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक और परिकल्पना की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उनके भाषण में समाजवादी गणराज्य की परिकल्पना यहीं से आई। समाजवादी गणराज्य का विचार। और यहीं पर एक चीज और हुई, सबसे बड़ा जो है, क्योंकि इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आने वाला है, तो यहीं पर निर्णय किया गया कि महात्मा गांधी को हम अपना सर्वे सर्वा नेता मानते हैं और महात्मा गांधी जी अब एक आंदोलन करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो कभी भी शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि गांधी जी को हम ये अनुमति दे रहे हैं कि वो जिस दिन, जिस तारीख, जिस जगह से चाहें और जिस तरीके से चाहें वो सविनय अवज्ञा आंदोलन
शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय ये बरदौली में थे और वहाँ से उन्होंने कहा था कि अगर सरकार मानेगी नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन्होंने कहा था कि हम अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे बरदौली से, लेकिन तब तक चौरी चौरा का कांड हो गया। तो असहयोग आंदोलन के समय ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कानून तोड़ने का आंदोलन नहीं हो पाया था। अब जो है कांग्रेस ने कहा कि अब अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चलाना चाहते हैं, सब कुछ गांधी जी के ऊपर छोड़ दिया क्योंकि गांधी जी को सर्वोच्च नेता चुन लिया गया। इसमें परिस्थितियां भी ऐसी थीं कि गांधी जी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा था लोगों को। तो गांधी जी से कहा गया कि आप सर्वे सर्वा हैं, आप जिस तारीख से, जिस प्रकार से, जहां से, जिन शर्तों के साथ चाहें आप सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो यहीं पर क्या कर दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति, क्योंकि कांग्रेस के मंच से अगर कुछ भी किया जाता था तो उसको पहले पास किया जाता था। तो यहीं पर पास कर दिया गया और किसको सर्वे सर्वा बनाया गया, महात्मा गांधी को, कि आप ही बताएं महात्मा जी किस प्रकार से काम किया जाए। तो इतना ये कुछ मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो लाहौर अधिवेशन के विषय में आपको याद रखनी है। अब महात्मा गांधी के ऊपर आ गया दामोमदार कि हमको चलाना है ये आंदोलन, तो कैसे चलाएं। तो महात्मा गांधी ने एक इनकी विचारधारा थी सत्याग्रह के संबंध में कि विरोधियों को मौका दिया जाना चाहिए। अगर हम किसी के खिलाफ कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, बहिष्कार कुछ भी करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो सबसे पहले उसको एक चेतावनी दी जानी चाहिए और उसको एक या दो मौके दिए जाने चाहिए सुधार करने के लिए कि हम इस प्रकार का इतना बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं आपके खिलाफ, अगर आप चाहें तो ये सुधार कर दें तो हम आंदोलन ना करें। अगर आप मौका ही किसी को नहीं देते हैं तो ये तरीका अच्छा नहीं है। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को चलाने से पहले एक 11 सूत्री कार्यक्रम बनाया, एक मांग पत्र अपने पत्रिका में प्रकाशित किया लॉर्ड इरविन को संबोधित करते हुए। लॉर्ड इरविन से इन्होंने संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा जो यंग इंडिया किसके पत्र था, महात्मा गांधी का, उसमें प्रकाशित हुआ और उसमें कहा गया कि जो इरविन महोदय हैं, अगर आप इन 11 बातों को मान लें, 11 शर्तें रखी गई, तो हम ये आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर आप इन 11 बातों को नहीं मानते हैं तो फिर आप एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए और हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम पढ़ेंगे आगे। तो महात्मा गांधी ने एक 11 सूत्री मांग पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। तो वो 11 सूत्री मांगे क्या थी, मैं चाहता हूँ उसको एक छोटे से एक अलग क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे ताकि आपको एक लिस्ट वाइज नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।